जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 9वीं का अध्याय क्रमांक 5, जीवन की मौलिक इकाई। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली की परिभाषा, संरचना, संगठन, कार्य पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि परासरण और विसरण क्रिया क्या है। प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से परिवहन का जो कार्य होता है वह किस प्रकार से होता है, इन सभी बिंदुओं के बारे में आसान व सरल शब्दों में सीखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। प्लाज्मा झिल्ली या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज का जो श्रेय है वो क्रेस्मर व नगेली नाम के साइंटिस्ट को जाता है। सन 1825 में इन्होंने सब प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया था। लेकिन अगर इसके नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण जो है स्वान नाम के वैज्ञानिक ने किया था। देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली की परिभाषा। तो परिभाषा के रूप में कह सकते हैं यह कोशिका की जो होती है सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है। यानी कि सबसे कह सकते हैं कि कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो क्या करती है, कोशिका और पर्यावरण के बीच जो घटक होते हैं उनको क्या करती है, पर्यावरण से अलग करती है। देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रासायनिक संगठन है वो किससे किससे मिलकर के जो बनी होती है। तो मुख्यतः जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह किससे बनकर बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है, जिसमें लिपिड जो होता है वह 20 से लेकर के 79%, प्रोटीन जो होता है 20 से 70%, कार्बोहाइड्रेट 1.5%, जल और इसमें जो होता है तो कितना परसेंट, 20% होता है। इन सभी तत्वों से मिलकर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह बनी हुई होती है। देखते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना है वह संरचना किस प्रकार से है। आप इस प्रकार से देख रहे होंगे कि इसका जो आउटर भाग होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है। ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है, बीच में यहाँ पे लिपिड की लेयर पाई जाती है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि ये आपकी कक्षा में बनाने के लिए नहीं आएगा, केवल इसमें क्या होगा आपके जानने के लिए मैंने इसमें दिखाया हुआ है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य जानना बहुत आवश्यक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली के कुछ पदार्थों को ये क्या करती है, अंदर व बाहर जाने देती है। यानी कि ये क्या करती है, परिवहन का काम करती है। जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको बाहर जाने देती है, बाकी जो हानिकारक या औषधीय पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बाहर जाने देती है। यानी कि परिवहन का कार्य करती है। झिल्ली का अगला कार्य यह होता है कि यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए इसे पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। स्टूडेंट, हम आपको बता दें झिल्ली जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, एक पारगम्य झिल्ली होती है, एक अपारगम्य झिल्ली होती है। तो पारगम्य झिल्ली वह होती है जो कुछ विलेय और विलेय की अणुओं को आर पार जाने देती है। तो इस प्रकार से यह क्या करती है, पारगम्य झिल्ली का भी कार्य करती है। कोशिका झिल्ली का अगला कार्य यह है कि यह भिन्न सांद्रता वाले माध्यम में कोशिकाओं के बीच विसरण व परासरण आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि यह क्या करती है, पारगम्य झिल्ली का भी कार्य करती है। तो अभी हम देखते हैं कि विभिन्न माध्यम में जो होती हैं तो कोशिकाओं के बीच विसरण और परासरण आदि क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अभी हम आगे इसके विसरण और परासरण के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विसरण क्या होता है। तो विसरण की परिभाषा अगर देखी जाए तो उच्च सांद्रता वाले माध्यम से कम सांद्रता वाले माध्यम की ओर किसी भी प्रकार के अणुओं के परिवहन को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यानी उच्च सांद्रता से कहां पर जाएगा, कम सांद्रता वाले माध्यम की ओर किसी भी प्रकार के अणुओं का जो परिवहन होता है वैसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो अब परिवहन होता है तो अब हमें सबसे पहले जानना आवश्यक यह है कि परिवहन किस प्रकार से होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो परिवहन होता है विसरण के माध्यम से होता है, परंतु किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए किस प्रकार से परिवहन होता है। परिवहन को ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि CO2 जो है ये क्या है, कोश की अपशिष्ट है, ठीक है, जिसका निष्कासन आवश्यक है। कोशिका को एकत्र, ये क्या होती है, जब CO2 एकत्र हो जाती है सेल्स में तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की जो सांद्रता होती है वह कोशिका में जो CO2 अंदर होती है उसकी सांद्रता अपेक्षाकृत कैसी होती है, कम होती है। जो सेल्स के अंदर होती है उसकी सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर होता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण क्रिया के द्वारा कोशिका से CO2 क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में
ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन कोशिका से विसरण के द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान इसी प्रकार से विसरण क्रिया के माध्यम से होता है। विसरण के बाद अब हम परासरण क्रिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह विसरण और परासरण दोनों क्रियाओं को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो परासरण पे सबसे पहले देखते हैं कि वह क्रिया जिसके फलस्वरूप अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। विसरण में हमने क्या देखा था कि उसमें उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, लेकिन उसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु परासरण में जो है आपको अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, जिसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणु जाते हैं। विसरण के बाद आपकी पुस्तक में जो क्रियाकलाप दिए गए हैं उसमें आप इन 3 प्रकार के घोलों से समझ सकते हैं। इसमें पहला प्रकार का जो विलयन है वह होता है अल्प परासरी विलयन। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि विलयन की जो सांद्रता होती है वह जीव द्रव की सांद्रता से कम होती है, जिसे क्या कहते हैं, अल्प परासरी विलयन कहते हैं। दूसरा होता है अति परासरी विलयन, जिसमें विलयन की सांद्रता जीव द्रव की सांद्रता से क्या होती है, अधिक होती है। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, अति परासरी विलयन कहते हैं। तीसरा होता है समपरासरी विलयन, जिसमें क्या होती है, विलयन की जो सांद्रता होती है वह जीव द्रव की सांद्रता की क्या होती है, लगभग बराबर होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से आप इन तीनों के उदाहरण समझ सकते हैं।